प्यारे बच्चों, सबको मेरा नमस्ते, राम राम और सत श्री अकाल। बच्चों, मैं उड़ीसा से हूँ। मेरा नाम है सुकांत। मैं यहाँ बच्चों को कॉम्पिटिटिव्स यानी बैंकिंग और एसएससी के लिए इंग्लिश पढ़ाता हूँ और उनको अच्छी तरह से तैयारी करवा रहा हूँ। तो हमने कुछ दिनों पहले ये सोच लिया कि चलो इंडिया की बच्चों को भी कुछ कंटेंट्स अच्छी तरह से दें ताकि उनको भी बहुत सारा चीज़ सीखने को मिले। तो इस सोच के साथ आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हुआ हूँ। पर बच्चों, एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है कि मैं उड़ीसा से हूँ और इसीलिए मेरी हिंदी आप लोगों की तरह इतना ज़बरदस्त नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक विनती करूँगा कि आप लोग थोड़ी मैनेज करने की कोशिश करें और मुझे कंटेंट और मेरे हिंदी को किस तरह बेहतरीन बनाया जाए उसके बारे में थोड़ी फीडबैक दें। तो चलो आज चलते हैं एक वोकैब एनालिसिस के साथ और उससे कुछ सीखने को हमें क्या मिलेगा वो देखेंगे। तो इससे पहले मैं बोल देता हूँ कि जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि ये हमारा पहला वीडियो है, तो इसीलिए मैं सोचा क्यों ना हम थोड़ी बहुत वर्ड्स के साथ शुरुआत करें और धीरे धीरे उनको बढ़ाते जाएं आगे। और वैसे एसएससी से जो कंटेंट्स आपको चाहिए वो आगे मिलते रहेंगे। बस आपकी कोऑपरेशन चाहिए और आप सिर्फ बने रहिए और हमें थोड़ा इनकरेज करते जाइए ताकि हम जो सेक्शंस हैं एसएससी की, चाहे वो इडियम्स हो या क्लोज टेस्ट हो, आरसी हो, एरर्स हो, हाँ, वो कोई भी सेक्शन क्यों ना हो, अच्छी तरह से हम उनको आपके साथ ओके और आपसे पहले हम आपको क्या करके दे सके, राइट। अच्छा, चलो चलते हैं इस एनालिसिस पर, वोकैब एनालिसिस पर, जहां मैं आपको लोगों के लिए बस सिर्फ 3 हेड वर्ड्स के साथ आया हुआ हूँ। और यहाँ हम क्या सीखेंगे? हम यहाँ सीखेंगे एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच, उसका जो सिनोनिम और एंटोनिम्स, मीनिंग्स, और वैसे वोकैब्स को सीखने के बहुत सारे तरीके हैं, उपाय हैं, वो हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। पहली वीडियो है, अगर कुछ गलती हो गया हो तो फिर माफ़ कर लेना। आशा करता हूँ कि आप ये सब जरूर कर पाएंगे, राइट। तो हम चलते हैं बच्चों, ये जो पहले वर्ड लिखा हुआ है इनकोएट जो है बच्चों एक एडजेक्टिव है। प्यारे बच्चों, इनकोएट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि ज़्यादातर बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स में पूछा जाता है और बच्चों को शायद इस वर्ड बहुत तकलीफ देती है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मीनिंग और पार्ट्स ऑफ स्पीच न जानने की वजह से फंस जाते हैं एग्जाम में। तो जो इनकोएट है बच्चों, ये हो गया एडजेक्टिव और एक वर्ड की वैसे तो हमें यहाँ 4 पार्ट ऑफ स्पीच को जो कि बहुत अहम भूमिका निभाते हैं एग्जाम में, उसके बारे में हम जानेंगे। एक वर्ड की 4 पार्ट ऑफ स्पीच, वो है नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब और हो गया वर्ब। और एक बार मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम आज सीखेंगे एक वर्ड की 4 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। हाँ, एक वर्ड की जो 4 पार्ट ऑफ स्पीच है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, वो है नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। तो अब मैं आपको बोला, ये जो वर्ड लिखा गया है यहाँ इनकोएट, एक एडजेक्टिव है, राइट। इसका नाउन फॉर्म है इनकोएटनेस। अगर मैं यहाँ NESS मिला दूंगा इस वर्ड के साथ तो हो जाएगा नाउन। हमें और एक चीज भी ध्यान रखना है और याद भी रखना है कि एक एडजेक्टिव के साथ अगर हम LY लगा देंगे तो वो हो जाएगा एडवर्ब। वैसे एडवर्ब के बहुत सारे और भी फॉर्म्स हैं, वो हम धीरे धीरे आगे जाके सीखने वाले हैं। पर इतना बच्चों याद रखो कि एक एडजेक्टिव के साथ अगर हम LY लगा देंगे तो वो जो नया वर्ड फॉर्म हो जाएगा उसको हम बोलेंगे क्या? एडवर्ब। तो ये जो वर्ड है यहाँ लिखा गया है इनकोएट, ये है एडजेक्टिव और ये वर्ब भी हो सकता है, राइट। अच्छा, तो इसका नाउन फॉर्म क्या बोला मैं? इनकोएटनेस। और एडजेक्टिव क्या हो गया? इनकोएट। तो मैं अभी इसका मीनिंग भी यहाँ लिख चुका हूँ आपके लिए, आप देख सकते हैं। इसका मतलब है जस्ट बिगन एंड सो नॉट फुली फॉर्म्ड और डेवलप्ड। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज जिसकी शुरुआत अभी अभी हुई हो, राइट, और इसीलिए नॉट फुली फॉर्म्ड, ये संपूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया है और डेवलप्ड नहीं हो पाया है। फुली फॉर्म का मतलब है फुल पूर्ण रूप से, डेवलप्ड का मतलब है विकसित होना, राइट। तो इसके कुछ सिनोनिम्स भी आपको यहाँ
बोल देना चाहता हूँ, ये जो इनकोएट लिखा गया है इसका सिनोनिम है प्राथमिक, प्रारंभिक और अपूर्ण, जो पूर्ण ना हो। होप इट इज अंडरस्टूड। अब चलते हैं इसकी यूसेज के, और यूसेज जैसे आपकी लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है, बिकॉज आवर कंपनी जस्ट रिसेंटली ओपन इट्स डोर्स, वी आर इन कोएट एंड आर नॉट ऑफरिंग ऑल ऑफ आवर सर्विसेज येट। एक बड़ा सेंटेंस है जिसमें आप देख सकते हैं 2 क्लॉजेस दी गई है, डोर्स तक एक क्लॉज और उसके बाद से लेके लास्ट तक और एक क्लॉज। तो ये यहाँ बात हो रही है हमारी कंपनी के बारे में, राइट। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि जैसे कि हमारे कंपनी हाल ही में अभी इसका जो डोर्स है, यहाँ डोर्स का मतलब है बच्चों ब्रांचेस, राइट। तो क्या बात हो रही है यहाँ, हमारे कंपनी हाल ही में इसके जो ब्रांचेस है उसको ओपन कर रखा है और इसी वजह से हम प्राथमिक स्तर पर हैं और क्या नहीं दे रहे हैं, आर नॉट ऑफरिंग ऑल ऑफ आवर सर्विसेज येट। हमारा हर सर्विसेज को हम अब तक कस्टमर को नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम प्राथमिक और प्रारंभिक स्तर पर हैं। तो ये समझ में आ गया आप सबको, ठीक है। तो अब चलते हैं सिनोनिम्स की ओर। तो पहले ये जो वर्ड्स लिखी गई है बच्चों, प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द वर्ड्स इमैच्योर तो वैसे काफी बच्चों को पता है, तो अगर आप याद नहीं रखेंगे इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पर ये जो तीनों वर्ड्स लिखी गई है यहाँ, अमोर्फस, एलिमेंटरी एंड एम्ब्रियोनिक, वो काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू के तरफ से। ओके, अच्छा, तो अमोर्फस हो गया एडजेक्टिव, इसका नाउन फॉर्म हो गया अमोर्फसनेस। अगर यहाँ अमोर्फस के साथ आप एस लगा देंगे तो वो हो जाएगा क्या, नाउन। और इस वर्ड के साथ जैसे कि मैं अभी आपको कुछ देर पहले बोल रहा था, एल लगा देंगे क्योंकि ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के साथ एल लगा देने से जो नया वर्ड फॉर्म हो जाता है उसको हम बोलेंगे क्या, एडवर्ब। यस, थैंक यू। अमोर्फसली हो गया एडवर्ब, अमोर्फसनेस हो गया इसका नाउन फॉर्म, अमोर्फस हो गया एडजेक्टिव। तो अभी आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि क्यों सर बार बार पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर जोर दे रहे हैं बच्चों। वो इसीलिए कि अगर आपके समझ में आ जाएगा एक वर्ड के कई पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते हैं उसके बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, एरर सेक्शन में हो, चाहे वो एरर सेक्शन हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो या उसी तरह के कुछ सेक्शंस में आप आराम से क्या कर सकते हैं, जो रॉन्ग वर्ड्स, जो गलत वर्ड्स दिए जाते हैं कभी कभी जानबूझ के एग्जामिनर्स के द्वारा, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अगर एक एडजेक्टिव की जगह आपको नाउन चाहिए होता है या नाउन के जगह आपको वर्ब चाहिए होता है, तो वो आप पहचान पाएंगे तब अगर आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज हो तो ये बहुत मायने रखता है और बहुत अहम भूमिका निभाती है एग्जाम में, राइट। सो कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को इग्नोर मत करना। और वैसे पार्ट ऑफ स्पीच मतलब काफ़ी नहीं है जानना, अंग्रेजी में अच्छा स्कोर्स पाने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच के साथ साथ हमें वोकैब्स को सीखना होगा। मिनिमम 4-5 हज़ार के तकरीबन हमें वोकैब्स सीखने होंगे। इसके साथ साथ ग्रामर सीखना होगा, इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन भी करना होगा। वो हम धीरे धीरे करते जाएंगे आप लोगों के लिए। अगर आप सिर्फ हमें कोऑपरेट कर पाएंगे तो फिर हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। और ये भी हमारा वादा है कि जो हिंदी है वो धीरे धीरे सुधरता जाएगा, राइट। अच्छा, तो अमोर्फस हो गया एडजेक्टिव, उसका और जो डिफरेंट फॉर्म्स है मैं आपको बोल चुका हूँ। अब चलते हैं एलिमेंटरी की ओर। एलिमेंटरी हो गया एडजेक्टिव, एलिमेंट और एलिमेंटरीनेस ये हो गया नाउन, राइट। एलिमेंटरीली ILY अगर आप इस वर्ड से यूज कर देते हैं तो वो हो गया एडवर्ब, राइट। ठीक इसी तरह एम्ब्रियोनिक हो गया एडजेक्टिव, इसका नाउन फॉर्म है एम्ब्रियो, EMBRYO, एम्ब्रियो। और जैसे कि मैं अभी आपको बोल रहा था, अगर हम यहाँ ALLY लगा देंगे एम्ब्रियोनिकाली, राइट, वो हो जाएगा क्या, एडवर्ब। ठीक वैसे इमैच्योर ये है एडजेक्टिव, इमैच्योरिटी
इसका नाउन फॉर्म है, राइट। तो इसकी फिलहाल वर्ब फॉर्म्स नहीं है। ओके, मैच्योरिटी जो ये जो वहाँ यहाँ जो वर्ड लिखी गई है इसका वर्ब फॉर्म है, मैं आपको अभी बोलने वाला हूँ। तो अभी बच्चों चलते हैं मीनिंग की ओर चलते हैं। अमोर्फोस जो है इसका मतलब है आकारहीन, ओके, जिसका आकार ना हो, और अनाकार। एलिमेंटरी को हम मौलिक बोल सकते हैं, प्राथमिक बोल सकते हैं, प्रारंभिक बोल सकते हैं। और वैसे आप देख सकते हैं ये जो सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स का मतलब बच्चों सेम और सिमिलर मीनिंग्स होता है, लगभग सेम मीनिंग्स होते हैं ये सब वर्ड्स, पर हम हर कहीं और हर कंटेक्स्ट में हर वर्ड्स को हर वर्ड से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। अगर हो सके तो उस पर भी एक वर्ड मतलब एक वीडियो में आके आपको देने वाला हूँ आगे, राइट। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं इस वर्ड की ओर। एलिमेंटरी का मतलब मैं आपको बोल दिया, एम्ब्रियोनिक का मतलब वही है, इसका मतलब है प्राथमिक और प्रारंभिक। इमैच्योर जो है बच्चों, इसका मतलब है आपका अधूरा और कच्चा, राइट। तो मतलब एक इंसान के पास हम यूज करते हैं इस वर्ड को। और इमैच्योर एक बंदा जो इमैच्योर है वो है इमैच्योर जो कि मतलब जिसको तमीज नहीं है पेश करने की, कैसे पेश आया जाता है बच्चों के साथ और लोगों के साथ, तो इसके बारे में, राइट। तो उसे हम इमैच्योर बोलते हैं। ओके, अच्छा, अब चलते हैं एंटोनिम्स की ओर। डेवलप्ड हो गया एडजेक्टिव, डेवलपमेंट हो गया इसका नाउन फॉर्म, डेवलपमेंटाली हो गया एडवर्ब। और वैसे इसके और दो भी एडजेक्टिव फॉर्म्स हैं। डेवलप्ड जो खुद लिखा गया है ए वर्ड है एडजेक्टिव, डेवलपमेंटल है एडजेक्टिव, डेवलपिंग है एडजेक्टिव। आप शायद बहुत बार मतलब अखबार पढ़ते वक्त देखे होंगे, इंग्लिश अखबार, डेवलपिंग कंट्रीज लिखा जाता है, डेवलप्ड कंट्रीज लिखा जाता है। तो डेवलपिंग कंट्री का मतलब है विकासमुखी, जो विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। डेवलप्ड का अर्थ है विकसित, जो ऑलरेडी विकास पा चुके हैं या उन्नति पा चुके हैं। जो ग्रोन है बच्चों, ग्रोन भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है बढ़ता हुआ या बढ़ा हुआ। इसका एडजेक्टिव फॉर्म वही ग्रोन है, और ग्रोइंग भी बोल सकते हैं, और एक एडजेक्टिव फॉर्म इसके जो नाउन फॉर्म है वो हो गया ग्रोथ, GROWTH। ओके, अच्छा, बहुत कम बार ये एडवर्ब की तरह यूज होता है। तो हम चलो बस सिर्फ 3 फॉर्म्स को याद रखते हैं इसका, एक है नाउन, दूसरा एडजेक्टिव, और तीसरा क्या हमारा वर्ब। जो वर्ब है वो है ग्रो, GROW। बहुत बार ये वर्ड की यूज आपके सामने आ गया होगा, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए इसको वर्ड, राइट। थैंक यू ऑल। तो अभी चलते हैं मैच्योर की ओर। मैच्योर की मीनिंग है, मतलब है पूर्ण रूप से विकसित, पूर्ण रूप से डेवलप्ड। तो और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सोच समझ के अगर कोई बर्ताव अच्छी तरह से किसके साथ करता है तो वो मैच्योर इंसान है। तो काफ़ी दिक्कत नहीं होना चाहिए इस वर्ड की तक मतलब को लेके आपको। तो हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, और वो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है अब्रेसिव। अब्रेसिव बच्चों है एडजेक्टिव, अब्रेसिव है एडजेक्टिव। अब्रेसिवनेस जो है NESS अगर आप यहाँ लगा देंगे इस वर्ड के साथ तो हो जाएगा वो क्या, नाउन। अब्रेसिवनेस किसी भी वर्ड के बाद अगर आप NESS लगा देते हैं, राइट, वो बन जाता है नाउन। अगर आप TION यूज कर देते हैं उसके साथ वो बन जाता है नाउन। अगर आप ACY यूज कर देते हैं वो बन जाता है नाउन। अगर आप ITY यूज कर देते हैं वो बन जाता है नाउन। जैसे कि नेशनैलिटी, रास्कैलिटी, प्लूरलिटी, सिंसियरिटी। जैसे कि नोशन, राशन, सॉल्यूशन, ऑब्जर्वेशन। जैसे कि ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, मोनार्की फॉर एग्जाम्पल। ओके, अच्छा, तो अब्रेसिव का मतलब है कठोर, निर्दय, कर्कश। एक्चुअली ये एक नकारात्मक मीनिंग का मतलब हमें देता है। ओके, और नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूजुअली यूज होता है ये वर्ड। तो चलो चलते हैं मतलब की ओर। यहाँ लिखी गई है साफ से, आप देख सकते हैं साफ तरीके से लिखी गई है। इसका मतलब है शोइंग लिटिल कंसर्न। कंसर्न का मतलब है चिंता, राइट।
शोइंग का मतलब है दिखाना, लिटिल का मतलब है बहुत कम चिंता प्रकाश करना या दिखाना। किसके लिए? फॉर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, औरों की वो भावना जो होती है उन भावनाओं की कदर ना करना और उनकी भावनाओं के लिए बहुत कम चिंता प्रकाश करना और दिखाना हो गया इसका मतलब, जिसको हम हार्श भी बोल सकते हैं। हार्श पर्सन, ही इज ए हार्श पर्सन, वो एक कठोर इंसान है। और वैसे आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो हार्श लिखा गया है वो एक अच्छा सिनोनिम है किसका? अब्रेसिव वर्ड का। राइट, थैंक यू। तो आप चलते हैं बच्चों यूसेज की ओर। यूसेज भी थोड़ी बड़ी है, आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ से लेके क्लार्क से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस है, और ये जो दैट का यूज हुआ है एक कंजक्शन है, और फिर यहाँ से लेके ऑन तक जो पार्ट बच गया वो हो गया और एक सेंटेंस। दो क्लॉज को एक हमारा जो कंजंक्शन है, राइट, उसने जोड़ रखा है। तो हम चलते हैं इसके मतलब निकालने के लिए। द क्लर्क, किसके बारे में यहाँ बात हो रही है बच्चों? बात हो रही है क्लर्क के बारे में। तो क्लर्क वॉज सो अब्रेसिव टू मी, मेरे लिए बहुत कठोर था। कौन था? क्लर्क। इसीलिए मैंने क्या किया, बिना कुछ खरीदे दुकान से बाहर चला गया। आई वॉकड आउट, बाहर चला गया। कहाँ से? ऑफ द स्टोर, दुकान से। विदाउट मेकिंग ए परचेज, कुछ ना खरीद के मैं वहां से निकल गया। आपको पता चल गया होगा, चल जाना चाहिए अब तक। ये सेंटेंस का मतलब ये है कि क्लर्क इतना कठोर था मेरे लिए कि कुछ ना खरीद के या बिना कुछ खरीद के मैं वहां से बाहर चला गया। कहाँ से? सब से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़े मुझे फीडबैक दीजिएगा, मैं भी इम्प्रूव करना चाहता हूँ आपके साथ साथ। पर इतना वादा करता हूँ आपको सॉलिड और दमदार कंटेंट्स प्रोवाइड करने में कभी भी नहीं हिचकिचाऊंगा। थोड़ी बहुत हिंदी में परेशानियां हैं, तकलीफें, वो आप अगर आप मुझे थोड़ी कोऑपरेट करेंगे तो उस पर भी मैं वर्क करके उसको भी शानदार बना दूंगा। अच्छा, तो अब चलते हैं बच्चों कास्टिक की ओर। जो कास्टिक लिखा गया है एक नेगेटिव मीनिंग कैरी करने वाला वर्ड है। वैसे फिलहाल अगर एडजेक्टिव आपका, अगर हेड वर्ड का मतलब है नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है कि हर वो वर्ड्स जो इसकी सिनोनिम हो वो भी वही नेगेटिव या नकारात्मक मतलब देंगे। राइट, जो हर वर्ड्स यहाँ लिखी गई है, कास्टिक, नास्टी, रफ और शार्प, इन वर्ड्स की मतलब है नेगेटिव। तो क्या है हम अभी चर्चा करेंगे कुछ देर बाद। फिलहाल हम जान लेते हैं इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। कास्टिक हो गया बच्चों एडजेक्टिव, और ये वर्ड नाउन के हिसाब से भी यूज होती है। कास्टिक आप नाउन बोल सकते हैं, कास्टिक को एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। राइट, अच्छा, कास्टिक का एडवर्ब फॉर्म है कास्टिकल, पर ये एडवर्ब फॉर्म में बहुत कम बार यूज हुआ होता दिखाई देता है। कास्टिक का मतलब हो गया जला देने वाला, दाहक, प्रदाहक और कटु। तो यूजुअली कास्टिक रिमार्क्स बोलते हैं हम, कास्टिक स्टेटमेंट बोलते हैं। राइट, अच्छा, तो मतलब वो स्टेटमेंट जो किसी इंसान को जला देने में सक्षम हो, इसका मतलब ये है उसको ढेर सारा अपमान पहुंचाने में सक्षम हो, कास्टिक बोलते हैं उसको। समझ में आ गया होगा बच्चों? ठीक है, तो आप चलते हैं नास्टी की ओर। नास्टी एक एडजेक्टिव है, नास्टीनेस हो गया इसका नाउन, और नास्टीली, NASTILY हो गया इसका एडवर्ब। तो अब चलते हैं मतलब की ओर। इसका मतलब ये है गंदा और घिनौना और अप्रिय। नास्टी ह्यूमन बींग्स हम बोल सकते हैं, और इनको, इस वर्ड को हम चीजों के पास भी यूज कर सकते हैं। द प्रोडक्ट वाज नास्टी, राइट, द फूड वाज नास्टी फॉर एग्जाम्पल। तो आप चलते हैं रफ की तरफ। रफ जो है बच्चों ये एक एडजेक्टिव है, अगर इसके साथ आप NESS लगा देंगे वो बन गया रफनेस, और रफनेस हो गया नाउन। रफेन, ROUGHEN, रफेन, अगर आप EN मिला देंगे इसके साथ, जो नई वर्ड फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगा क्या? वर्ब।
और जैसे कि अभी बोल रहा था, ये खुद है एडजेक्टिव, अगर इसके साथ आप एल वाई लगा देंगे तो वो हो जाएगा एडवर्ब, रफली। तो आप चलते हैं मतलब की ओर। रफ का मतलब है क्या, कौन बोल सकते हैं रफ का मतलब? रफ का मतलब है आपका खुरदराई। ओके, मतलब और आप ऐसे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको हम इंसान के पास भी यूज कर सकते हैं। जब आप इसको यूज करेंगे किसके पास? सब्सटेंस के पास, चीजों के पास, तो इसका मतलब हो जाएगा खुरदा। ओके, और अगर आप इसको यूज करेंगे पर्सन के पास तो इसका मतलब हो जाएगा आपका बदमाश, रफ पर्सन। बदमाश पर्सन को, लोगों को हम रफ बोलते हैं, राइट। तो आप चलते हैं शार्प की ओर। शार्प है बच्चों एडजेक्टिव, अगर आप एन ई एस एस लगा देंगे तो वो हो जाएगा नाउन, शार्पनेस हो जाएगा नाउन। एल ओ आई लगा देने से एडवर्ब फॉर्म बन जाएगी, और ई एन लगा देने से वर्ब हो जाएगा शार्पेन। तो इसका मतलब है तीक्ष्ण, तीव्र, राइट। अच्छा, शार्प इंस्ट्रूमेंट भी हम बोल सकते हैं, राइट। ओके, तो आप चलते हैं एंटोनिम्स की ओर। ये जो एंटोनिम्स लिखी गई है, एग्रीएबल, काम, प्लेजेंट, स्मूथ, ये सब एडजेक्टिव्स हैं और इनके मतलब है पॉजिटिव, राइट। अच्छा, इसका मतलब है अनुकूल, राइट। और एक अच्छा मतलब है उपयुक्त, सुइटेबल जिसको बोलते हैं, राइट। और इसका नाउन फॉर्म है एग्रीएबलनेस और एग्रीएबिलिटी। ओके, एग्रीएबल जो लिखा गया है वो है एडजेक्टिव, अगर आप इसके साथ वाई लगा देंगे तो वो हो जाएगा एडवर्ब, एग्रीएबली, राइट। अच्छा, आशा करता हूं ये आपकी समझ में आया। तो आप चलते हैं काम की ओर। काम है बच्चों एडजेक्टिव, अगर इसके साथ हम एन ई एस एस लगा देते हैं, एन ई एस एस, कामनेस, वो हो जाएगा नाउन, राइट। और जो काम है वो एडजेक्टिव है, कामनेस हो गया नाउन, कामली हो गया आपका क्या, एडवर्ब। काम का मतलब है स्थिर और शांत, प्रशांत भी बोल सकते हैं। ही इज ए काम पर्सन, वो एक शांत स्वभाव की आदमी है। ओके, अच्छा, बहुत अच्छा वर्ड है, राइट। तो अब चलते हैं प्लेजेंट की ओर। प्लेजेंट बच्चे एडजेक्टिव है, इसका नाउन फॉर्म है प्लेजेंटनेस, एन ई एस एस अगर हम लगा देंगे वो नाउन फॉर्म बन जाएगा। और इसका वर्ब है प्लीज, पी एल ई ए सी। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसका जो मीनिंग है, मतलब है, वो क्या है? इसके बहुत अच्छे अच्छे मतलब है। इसका एक मतलब है मनोहर, और एक मतलब है मधुर, और एक मतलब है रुचिकर, रुचिकर, राइट। तो अब चलते हैं स्मूथ की ओर। स्मूथ बच्चा है, ये हो गया एडजेक्टिव, राइट। दिस इज एन एडजेक्टिव। इसका जो नाउन फॉर्म है एन ई एस एस लगा देने से बन जाता है स्मूथनेस, नाउन है। स्मूदेन, एस एम डबल ओ टी एच ई एन, स्मूदेन हो गया वर्ब, और स्मूथली हो गया एडवर्ब। अगर आप एल वाई लगा देंगे इस वर्ड के साथ, जो नया वर्ड बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक हम सब अच्छी तरह से समझ लिए। तो अब चलते हैं लास्ट वर्ड की ओर, और वो है ओविएट। बच्चों, ये जो वर्ड नंबर 3 के अंदर लिखा गया है वो है ओविएट। ओविएट एक वर्ब है, राइट। मैं पहले आपको इसकी जो और पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके बारे में बताना चाहूंगा। ओविएशन, ओ बी वी आई ए टी आई ओ एन, ओविएशन हो गया नाउन, ओविएट है वर्ब। ओविएट का मतलब है टाल देना, निकाल देना, फेंक देना, बाहर कर देना। किसी भी चीज को अगर आप टाल देते हैं, निकाल देते हैं, जैसे कि आप मीनिंग यहाँ मतलब कि अंदर लिखा गया है रिमूव ए नीड और डिफिकल्ट। नीड का मतलब है आवश्यकता, डिफिकल्टी का मतलब है तकलीफ, राइट, और मुश्किल। किसी भी तकलीफ और मुश्किल को या आवश्यकता को अगर हम रिमूव करने की या निकाल देने की बात कर रहे हैं तो तब हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, ओविएट। एक बहुत अच्छा यूसेज आपके लिए यहाँ दिया गया है, आप आराम से देख सकते हैं। तो आप पहले देखेंगे इस सेंटेंस कितने पार्ट में लिखी गई है।
यहाँ से आफ्टर से लेके बैथ ट्यूब तक एक पार्ट है। फार्ली, फार्ली इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एक बंदा का नाम है फार्ली, और फार्ली से लेके मीसाब तक और एक दूसरा पार्ट बन गया सेंटेंस का, राइट। बहुत अच्छा सेंटेंस है, थोड़ी बड़ी सेंटेंस है, और जितना चैलेंजेस आपके सामने होगा तो फिर उनको पार करके, उन चुनौतियों को पार करके आगे जाने के बाद जब आप मंजिल पा लेंगे तो इतना खुशी मिलेगा, ठीक उतना खुशी मिलेगा आपको। चलते हैं इस सेंटेंस की ओर। यहाँ बात हो रही है आफ्टर हिज मदर हैड फॉलन इन द बाथ ट्यूब। बाथ ट्यूब आपको मालूम होगा, एक जगह जहाँ पानी भर के हम मतलब बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं वो नहाया करते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ बात हो रही है आफ्टर का मतलब बाद में, किसके बाद में? हिज मदर हैड फॉलन इन द बाथ ट्यूब। तो जो हिज मदर है, तो यहाँ फार्ली की मदर के बारे में बात हो रही है। फार्ली एक इंसान है, तो क्या बात हो रही है यहाँ कि जो फार्ली की माँ है उन्होंने गिर गए कहाँ? एक बाथ ट्यूब में, और गिर जाने के बाद क्या हुआ? फार्ली जो कि उनकी बेटा है उसने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल का मतलब स्थापन किया। क्या स्थापन किया? एक सुरक्षित रेल्स, ओके, इन ऑर्डर टू ओबिएट, राइट, किसी भी चीज को दूर करने के लिए। तो यहाँ किस बारे में बात हो रही है? एनी रेकरेंस ऑफ सच मिसाल। मिसाल का मतलब है दुर्घटना, रेकरेंस का मतलब है पुनरावृत्ति, ओके, सिंपल सेंटेंस है। हाँ, तो फार्ली की माँ बाथ ट्यूब में गिर जाने के बाद इस तरह की जो दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए फार्ली ने क्या किया? एक सेफ्टी रेल्स और सुरक्षित रेल्स की स्थापना कर दी। ओके, थैंक यू। अब चलते हैं बच्चों सिनोनिम्स का। 4 सिनोनिम्स यहाँ दिए गए हैं आपके लिए। एक है एंटिसिपेट, डिटर, हिंडर और प्रिवेंट। ये चारों के चार तो मतलब नेगेटिव मीनिंग्स दे रहे हैं, ओके। तो एंटिसिपेट का मतलब है एग्जैक्टली एंटिसिपेट तो नेगेटिव मीनिंग नहीं दे रहा है, फिर भी इसका मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ। एंटिसिपेट का मतलब है उम्मीद करना, किसी घटना हो जाने से पहले उसके बारे में क्या मतलब कुछ सोच लेना, राइट। अच्छा, एंटिसिपेट का वर्ब मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, चलो ये पहले सीखते हैं। एंटिसिपेट एक वर्ब है, एंटिसिपेशन इसका नाउन है, एंटिसिपेटोरी इसका एडजेक्टिव है, एंटिसिपेटोरीली इसका एडवर्ब है। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो वर्ड आप यहाँ देख रहे हैं एंटिसिपेट, वो एक वर्ब है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के अंदर लिखी गई हर वर्ड्स वर्ब की फॉर्म्स में है, क्योंकि यहाँ जो हेड वर्ड है ओबिएट, वो भी एक वर्ब है। हाँ, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रख के चलना है कि अगर एक क्वेश्चन में दी गई हेड वर्ड नाउन है, तो फिर जो भी वर्ड आप चुनना चाहते हैं एज एन आंसर, वो भी नाउन होना चाहिए। अगर वो हेड वर्ड वर्ब है, ठीक वैसे आपको एक वर्ड को चुनना है ऑप्शंस में से जो कि वर्ब ही हो, ओके। अच्छा, तो एंटिसिपेट हो गया। अब चलते हैं डिटर की ओर। डिटर है वर्ब, डिटरेंस DETRRENCE, डिटरेंस हो गया नाउन। डिटरेंट RRENT अगर आप लगा देंगे तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव, डिटरेंटली हो गया एडवर्ब। तो हमने तो पता कर लिया इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके बारे में, तो अब चलते हैं इसकी मतलब निकालने के लिए। इसका मतलब है डरा देना, मना करना, रोक लेना किसी चीज को, ओके। अच्छा, तो आप चलते हैं हिंडर की ओर। जो वर्ड आप देख रहे हैं यहाँ वो एक वर्ब है, अभी आपको बोला मैं, राइट। तो इसका जो नाउन फॉर्म है बच्चों, इसका नाउन फॉर्म है हिंड्रांस, HINDRANCE, हिंड्रांस। इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो हो गया हिंड्रांट, और एडवर्ब LOI लगा देने से फॉर्म हो जाएगा। हिंडर का मतलब है बाधा पहुंचाना, अड़चन करना, किसी चीज को रोक देना, राइट। अच्छा, थैंक यू। तो आप चलते हैं प्रिवेंट की ओर। प्रिवेंट बच्चों ये है एक वर्ब। प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से सेशन को देखते जाओ, क्योंकि बहुत सारा चीज आपको सीखने वाला, आपको सीखने को मिलेगा।
प्रिवेंट क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। इसका नाउन फॉर्म है प्रिवेंशन और एडजेक्टिव है प्रिवेंटिव, TIV। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था अभी, अगर हम यहाँ ly यूज कर देते हैं तो वो बन जाएगा एडवर्ब, प्रिवेंटिवली हो जाएगा एडवर्ब। प्रिवेंट का मतलब वही है जो मतलब डिटर और हिंडर का है, वही मतलब है किसी को बाधा पहुंचाना, बाधा डालना, रोक देना, किसी चीज को होने में अनुमति ना देना। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप चलते हैं जो लास्ट पार्ट आपका है एंटोनिम्स, उसके और अलाउ, असिस्ट, प्रमोट, परमिट, ये जो चारों वर्ड्स लिखी गई है, ये चारों वर्ड्स पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं हमें। अब चलते हैं पहले एडजेक्टिव और नाउन या वर्ब या एडवर्ब है ए वर्ड, उसके मतलब पहचान करने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, मीनिंग या मतलब के और चलेंगे। तो अलाउ जो है बच्चों एक वर्ब है, इसका नाउन फॉर्म है अलाउंस और एडजेक्टिव है अलाउएबल, राइट। ओके, यूजुअली ए नाउन और वर्ब की तरह बार बार यूज होता हुआ हमें दिखाई देता है। अलाउ का मतलब है लाने देना, आने देना, घटाना, किसी चीज को होने में मदद करना, राइट, या किसी चीज की घटने में मदद करना। ठीक वैसे असिस्ट भी एक पॉजिटिव मीनिंग है, इसका मतलब है सहायता करना, सहायता देना या मदद करना, राइट। असिस्ट आपका वर्ब है, इसका नाउन फॉर्म है असिस्टेंस और एडजेक्टिव है असिस्टिंग, असिस्टेंट भी आप बोल सकते हैं। ओके, अच्छा अब चलते हैं बच्चों प्रमोट की ओर। प्रमोट जैसे आप देख सकते हैं ये भी एक वर्ब है, इसका नाउन फॉर्म है प्रमोशन और एडजेक्टिव फॉर्म है प्रमोशनल, राइट। तो एडजेक्टिव के साथ आप अगर ly लगा देते हैं वो हो जाएगा एडवर्ब। यूजुअली प्रमोशनली बहुत कम बार लिखा हुआ नजर आ रहा है, पर ज़्यादातर यूज नहीं होता है ये वर्ड एडवर्ब की तरह। तो हमें यूजुअली इसके नाउन और वर्ब के फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म को दिमाग में रखते हुए क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ओके, तो अब चलते हैं प्रमोट की मीनिंग की ओर। प्रमोट का जो मतलब है उसका मतलब है पदोन्नत करना, बढ़ावा देना, किसी चीज को बढ़ने में सहायता करना। और ये नियुक्ति या अपॉइंटमेंट की मतलब कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है, जहां इसका मतलब हो जाता है किसी एम्प्लॉय को एक उच्च पदवी में नियुक्ति देना। ओके, होप इट इज अंडरस्टूड। चलते हैं परमिट की ओर। परमिट एक वर्ब है, इसका नाउन है परमिशन, PERMISSION, परमिशन। ओके, और परमिसिबल हो गया इसका एडजेक्टिव, परमिसिबली हो गया एडवर्ब। अगर हम इसके मतलब के बारे में बात करें तो इसका मतलब है मंजूरी देना, अलाउ करना, किसी चीज की घटने में मदद करना, राइट। अच्छा, तो बच्चों आज का सेशन यहाँ तक है। तो मैं जैसे कि मैंने आपको बोला अभी कि मतलब पहला सेशन था, हाँ, तो मैं सोचा चलो क्यों ना हम कुछ मतलब बहुत कम वर्ड्स के साथ आए और बच्चों को समझाने की कोशिश करें, और वहाँ हम कोशिश करें कि जो वर्ड्स हम दे रहे हैं उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच, मीनिंग्स, यूसेज और उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में उनको कुछ पता चल पाए। और वैसे हम बहुत सारे वीडियोज़ इसी तरह आगे देने वाले हैं। तो आपकी कोऑपरेशन, आपकी मदद, आपकी एनकरेजमेंट हमें और आगे ले जाने में मददगार होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया हुआ हूँ, और मेरे आपसे ये उम्मीद है कि आप मुझे अच्छी तरह से जेन्युइन फीडबैक देते रहिए कि मुझे कैसे मतलब ये जो कंटेंट मैं आज आपको दिया वो आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ या नहीं, और जो हिंदी में अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मतलब वो आप लोगों की समझ में आ रहा है या नहीं। हाँ, तो मैं तो आपको एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपके सामने कि हिंदी को लेके बहुत सारा काम मुझे करना है, वो धीरे धीरे मैं करता रहता हूँ और वैसे आगे करता भी रहूँगा, राइट। तो अभी बच्चों एक रिक्वेस्ट है आप सबको, आप सब मुझे और बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए आप लोगों के साथ, आपकी दोस्तों लोगों के साथ ये वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा पहला वीडियो है। अगर
आप सब मुझे कोऑपरेट करेंगे तो उम्मीद है कि आगे चल के मैं इंडिया को बहुत अच्छा कंटेंट देने में सक्षम रहूँगा। इतना बोल के आज मैं इस क्लास को रखता हूँ और एंड करता हूँ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। जय हिंद, नमस्कार।